चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ लिस्ट from the user and print the sum of all odd and even numbers of the list। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, आपको सारे ऑड और सारे इवन नंबर्स का अलग अलग सम रखना है। तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए सपोज मैंने लिखा L1 इक्वल्स टू, या सीधा लिखते हैं लिस्ट 1 इक्वल्स टू eval ब्रैकेट में इनपुट, और इनपुट के अंदर एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट आप एंटर करो, ठीक है। तो इनपुट एंटर एलिमेंट ऑफ लिस्ट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप उस लिस्ट की ऑब्वियसली लेंथ निकाल लेंगे, यही हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ इक्वल्स टू एलियन फंक्शन लगाएंगे किस पे, लिस्ट 1 पे। तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ के बाद आप एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, और जो आप रेंज स्पेसिफाई करेंगे वो होगी 0 से लेकर लेंथ तक, यानी लेंथ से कम तक। और अब आप वो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट टास्क आपका क्या होगा, टू कंपेयर द एलिमेंट। कंपेयर कैसे करेंगे कि क्या उस लिस्ट का वो पर्टिकुलर एलिमेंट इवन है या नहीं। तो वो कैसे चेक करोगे, इफ लिस्ट है लिस्ट 1 का जो आई वाला एलिमेंट है, क्या उसे 2 से मॉड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे, हम सम कर देंगे। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एक सम ऑड और एक सम इवन, और दोनों की वैल्यू 0 दे रहा हूँ। सम ऑड सम इवन 2 वेरिएबल दिए हैं। अगर लिस्ट का पर्टिकुलर एलिमेंट 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 दे देता है, मतलब वो इवन होगा। ऑब्वियसली अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, और इवन है तो उसका सम हो जाना चाहिए। सम इवन इक्वल्स टू सम इवन प्लस लिस्ट का आई, लिस्ट 1 का आई। तो वो एलिमेंट इवन के साथ जुड़ जाए, नहीं तो एल्स। अगर वो इवन नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो ऑड होगा, और ऑड होगा तो सम ऑड इक्वल्स टू सम ऑड प्लस लिस्ट 1 का आई। तो ऑब्वियसली सिंपल सा कंसेप्ट था, बस वो ये था कि आपने एक लिस्ट यूजर से मांगी, लिस्ट की लेंथ निकाली और लूप चलाया 0 से लेकर लेंथ तक। आपको बस ये देखना है कि लिस्ट का वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो इवन है या ऑड।
इवन चेक करने का कंसेप्ट ये है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली लिस्ट 1 का जो आई है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको डिवाइड करके देखेगा 2 से कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ऑब्वियसली वो एक इवन एलिमेंट होगा, और इवन होगा तो उसका एडिशन सम इवन में हो जाना चाहिए, और अगर वो ऑड है तो सम ऑड में उसका एडिशन हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये वर्क करेगा। चलिए अब जैसे ये हो जाता है तो हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट sum of all even elements of the list। सम इवन, और वैसे ही प्रिंट sum of all odd elements of the list, और ये क्या हो जाएगा, सम ऑड। तो इस तरीके से अब आपका आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाएगा। जो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ग्रीन कलर से वो एज इट इज प्रिंट होगा। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज सपोज हम एक फोल्डर बनाते हैं पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से। इस पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं सम ऑड इवन, सम ऑड इवन डॉट पी वाई। ये हमने इसे सेव कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं। चलिए रन किया। एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, आपने लिस्ट में एलिमेंट्स डाल दिए। सपोज मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 4, 8, 7, 2, 9, 3, 5। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप देख सकते हो 7 एलिमेंट है, जिसमें से इवन है 4, 8, 2, ये 3 इवन है, 7, 9, 3 और 5 ये ऑड। तो सारे इवन नंबर्स का सम हो रहा है, मतलब 4 + 8 + 2 यानी 14, और सारे ऑड नंबर्स का सम हो रहा है यानी सारे ऑड नंबर्स यानी 7 + 9 + 3 + 5। ठीक है। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। आप चैट में लिख सकते हैं कि क्या कोई इशू है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। अब यहाँ पर आपका 8th चैप्टर खत्म होता है, जो कि आपका लिस्ट मैनिपुलेशन चैप्टर था। अब जैसा कि सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, सब्जी बनी है लाल तो खाता है ना, छोटी छोटी चटनी भी है साथ में। मेरा भी छिले का बना हुआ ना, ये कुछ नहीं बना हुआ। अरे मतलब वो है ना आलू की सब्जी। ठीक है। जैसा हमने अब स्टूडेंट्स की डिमांड पे अब हम इसका एक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम आगे के चैप्टर्स जो कि 9th चैप्टर है दैट इज डिक्शनरी, वो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोग का जो 3rd चैप्टर है दैट इज
गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी जल्दी आप लोग का एक रिवीजन सेशन लेता जाऊंगा जिसमें आपको मैं पुराना पूरा रिवाइज कराऊंगा। क्लास पाइथन, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 है आपका गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। तो इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है। हमने ये पढ़ा था कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी 1991 में। और किसने डेवलप की थी? गुइडो वैन रोसम। ठीक है, ये उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। गुइडो वैन रसम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1991 में डेवलप हुई थी, गुइडो वैन रसम ने डेवलप की थी। और ये एक्चुअल में दो लैंग्वेजेस को मर्ज करके बनी है। एक तो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दोनों को मिलाकर ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। अच्छा, साथ में एक लैंग्वेज फिर और जोड़ी गई बाद में अपडेशन के लिए, दैट वाज मॉड्यूला, मॉड्यूला 3। ये लैंग्वेज को फिर से ऐड किया गया, तो तब जाके आपकी जो पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली तैयार हुई। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को ये फॉलो करता है, जिसे आप OOPS भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स में अगर हम देखें तो पहला फीचर तो यही है, मतलब अगर चलिए सीधा मैं इसकी यही हेडिंग डाल दूं, फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहला तो यही है कि इट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो दूसरा फीचर है वो ये है कि ये काफी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब इसमें प्रॉपर सारे फंक्शंस प्री डिफाइन हैं ताकि इजीली आप प्रोग्राम को कंडक्ट करा सकें। ठीक है, फिर इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, आप पढ़ चुके हैं ये। जो 3 तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, एक होता है असेंबलर, जिसका काम होता है टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं।
फिर एक कंपाइलर होता है जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लेवल लैंग्वेज में। फिर जो कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम यानी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो पाइथन के जो एडिटर्स हैं वो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट फीचर होता है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि आप जो प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग करते हो वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे निर्भर नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क कर सकता है। अगर आपने कोड को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा है तो आप उसी कोड को एज इट इज मैकिन्टोश में भी लिख सकते हो, यूनिक्स में भी लिख सकते हो, लाइनक्स में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसका फीचर दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली पाइथन को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में उसका सोर्स कोड भी डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है। फिर एक फीचर ये भी है कि इसमें आप एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जा सकती है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जा सकते हैं पाइथन के थ्रू और वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, जिसमें हम कहते हैं कि वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके कंप्यूटर में डला हुआ कैलकुलेटर या कोई पर्टिकुलर गेम, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सपोर्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आप पाइथन के द्वारा बना सकते हो। जैसे इसके हमने फीचर्स पढ़े वैसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब डिसएडवांटेज में कि काफ़ी पुरानी लैंग्वेज होने की वजह से इट इज़ नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज होने की वजह से ये फास्टेस्ट लैंग्वेज में नहीं आती। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लेसर लाइब्रेरीज। लेसर लाइब्रेरीज मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको काफ़ी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को इजीली डेवलप कर सकते हो, पर पाइथन में आपको काफ़ी कम लाइब्रेरीज मिलती हैं। फिर इसके अलावा लेसर लाइब्रेरी के बाद नो टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग जैसा कि आपने प्रोग्रामिंग की हुई है मेरे साथ, तो उसमें आपको भी पता है कि वेरिएबल को डिफाइन करते समय उसका टाइप नहीं बताया जाता। डेटा टाइप उसका अपने आप जो वैल्यू डालते हैं उसके हिसाब से डेटा टाइप खुद ले लेता है। आपने पढ़ा है कि जो डेटा टाइप है वो खुद ही डिफाइन हो जाता है। तो कोई टाइप बाइंडिंग इसमें नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर डेटा टाइप देना पड़े। आप डेटा टाइप नहीं भी मेंशन करते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट डेटा टाइप ले लेता है। फिर नॉट
इजीली कन्वर्टेबल। ठीक है, जैसे आप पाइथन के जो कोड्स लिखते हैं उन कोड्स को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कि आप सोचो पाइथन के कोड को अगर आप जावा कोड में कन्वर्ट कर दो, सी प्लस प्लस, सी, किसी और कोड में, अगर किसी और लैंग्वेज में अगर आप उस कोड को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। तो ये पाइथन के बारे में बिल्कुल बेसिक हो गया। सिंपल है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट एनी 5 फीचर्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया। पाइथन की डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed in 1991 by Guido van Rossum और it was made up of 3 programming languages, ABC, Basic and Modular 3। और फिर इसके फीचर्स में यही लिखना कि भाई इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्री ओपन सोर्स, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग दोनों की जा सकती है। डिसएडवांटेज में आप लिखोगे कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, लेसर लाइब्रेरी, नो टाइप बाइंडिंग, नॉट इजीली कन्वर्टेड। तो ये पाइथन के कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है कि कौन से एडिटर्स हैं जिसके थ्रू आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आई थिंक ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। हमने पढ़ा है पाइथन आईडीएलई। पाइथन आईडीएलई ये एक एडिटर, वैसे आप देख सकते हैं एक और एडिटर है दैट इज एनाकोंडा। एनाकोंडा के अंदर भी आपको 2 सब एडिटर्स मिलेंगे जिसमें एक है जुपिटर नोटबुक और एक है स्पाइडर। तो ये 3 एडिटर्स हैं जो जो पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी एडिटर्स हैं बट हमें बुक में सिर्फ ये 3 एडिटर्स दिए हैं। टीचर भी आई थिंक इन तीनों एडिटर्स में से कोई एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आप लोग को बेसिक और बता दूं कि जब हम आईडीएलई पे प्रोग्रामिंग करते हैं, मैं इसे ओपन कर देता हूं आईडीएलई को। जब आप आईडीएलई पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप जैसे ही आईडीएलई को ओपन करते हैं, तो ये आईडीएलई इंटरैक्टिव मोड पे ओपन होता है। इंटरैक्टिव मोड का मतलब ये है कि इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। आप यहाँ कुछ भी टाइप कर दीजिए, 8 + 9 आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब जो भी लाइन आप टाइप करोगे वो एज इट इज उसका आंसर नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हेलो छप के आ जाएगा। ये इंटरैक्टिव मोड कहलाता है। इंटरैक्टिव मोड में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। वैसे ही जब आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द स्क्रिप्ट मोड। ये स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। मतलब यहाँ पर आप पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम टाइप करेंगे, जैसे कि अभी हमने ऑड और इवन नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया था। तो हमने पहले पूरा प्रोग्राम कंप्लीट किया, पूरा प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद उसको सेव किया और फिर रन किया। तो जब रन बिल्कुल एंड में होता है तो उसे स्क्रिप्ट मोड कहा जाता है। जबकि इंटरैक्टिव मोड का मतलब यह है कि पहली लाइन लिखोगे तो वो लाइन सर्वर पे जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, उसका आउटपुट आएगा, फिर दूसरी लाइन पे जाएंगे, फिर वो सर्वर तक जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, आंसर आएगा। ये तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो 2 मोड में वर्क करती है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड।
इंटरेक्टिव मोड में एक नुकसान ये भी है कि इंटरेक्टिव मोड में जो कमांड्स है वो परमानेंटली सेव नहीं होती। आप कमांड लिखोगे और आउटपुट आ जाएगा। पर स्क्रिप्ट मोड का फायदा ये है कि इसमें जो भी आप कमांड लिखते हो, जो भी आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखोगे, वो तब तक रन नहीं होगा जब तक आप उसे परमानेंटली सेव नहीं कर देते .py एक्सटेंशन से। आपने अभी देखा, मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया सम ऑड इवन .py, तो वो हम वर्क कर रहे थे स्क्रिप्ट मोड में। इस तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हो। ठीक है, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टोकन। ये जो टोकन्स है बच्चों, बेसिकली ये चैप्टर 4 जो कि क्या है, पाइथन फंडामेंटल्स। चैप्टर 4 का पहला टॉपिक है पाइथन फंडामेंटल। चैप्टर 4 है बच्चों, उसका पहला टॉपिक है टोकन्स। टोकन्स के बारे में यही कहा जाता है बच्चों कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ आवर प्रोग्राम। जो भी हम प्रोग्राम टाइप करते हैं, उस प्रोग्राम में लिखा जाने वाला छोटे से छोटा शब्द टोकन कहलाता है। आप जो भी प्रोग्राम में टाइप करते हो वो सब टोकन के अंदर आता है। टोकन में जो सबसे पहली चीज जो है टोकन के अंदर, दैट इज द कीवर्ड। The smallest individual unit of our program is known as token. सबसे पहली चीज जो टोकन के अंदर आती है वो कीवर्ड होती है। कीवर्ड की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, पहले से बने हुए शब्द हैं ये। ठीक है, जैसे फॉर आपने यूज किया, आपने इफ यूज किया, आपने एल्स यूज किया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें कंप्यूटर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये वर्ड्स प्री डिफाइन होते हैं, हमें इनको सिर्फ डायरेक्टली यूज करना है, ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर, जैसे कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स। यूजर डिफाइंड वर्ड्स आइडेंटिफायर कहलाते हैं। आप जो भी वेरिएबल बनाते हो, जैसे आपने लिखा एज इक्वल्स टू 10, तो ये जो एज है इसे आपने क्रिएट किया, प्रोग्रामर ने क्रिएट किया, उसकी वैल्यू भी प्रोग्रामर ने दी, तो ये एज जो है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। ऐसे वर्ड्स जिनको हम डिफाइन करते हैं, जिनका मीनिंग हम डिफाइन करते हैं, प्रोग्रामर डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है, वो वर्ड्स आइडेंटिफायर कहलाते हैं। आइडेंटिफायर्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल में सबसे पहला रूल ये है कि जो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स। आइडेंटिफायर हमेशा अल्फाबेट से शुरू होंगे, अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं आइडेंटिफायर। कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने एक वेरिएबल बनाया एज और एक और वेरिएबल बनाया एज, तो दोनों अलग अलग हैं। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक कैपिटल लेटर में है और एक स्मॉल लेटर में है। केस सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है कि कैपिटल और स्मॉल में अंतर पता होता है। ठीक है, फिर आइडेंटिफायर में नेक्स्ट आता है, जो आइडेंटिफायर्स आप बनाते हैं, दे कैन बी separated by अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के थ्रू इसे सेपरेट किया जा सकता है। मतलब जैसे अल्फा न्यूमेरिक हम बना रहे हैं, सपोज एज अंडरस्कोर 1, तो ये करेक्ट है, ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ये भी लिख सकते हो, एज 1 भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। पर एज और 1 में अगर आपको सेपरेशन चाहिए तो आप अंडरस्कोर भी डाल सकते हो बीच में। हाँ, बट ये गलत है, ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कीवर्ड, जो आइडेंटिफायर है, वो अल्फाबेट से ही शुरू होने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट ओनली। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं किसको, आइडेंटिफायर्स को बनाने के। आइडेंटिफायर के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज लिटरल्स। लिटरल्स को हम कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, कांस्टेंट्स जैसे कि स्ट्रिंग्स, ये कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट को हम याद रखिएगा, या तो सिंगल इन्वर्टेड के अंदर रखते हैं, या डबल इन्वर्टेड के अंदर रखते हैं, या फिर ट्रिपल इन्वर्टेड के अंदर रखते हैं। ट्रिपल इन्वर्टेड के अंदर भी रखा जा सकता है, और ये कांस्टेंट कहलाएंगे। मतलब इनको एक बार आप डिफाइन कर देंगे तो इनकी वैल्यू फिर बदली नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये लिटरल्स कहलाते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, सपोज आपने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो,